अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम आपके लिए ला रहे हैं राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाने मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो। अफसाने मजमुए पर बात से पहले राजेंद्र सिंह बेदी और उनके अफसानों पर एक सरसरी नज़र डाल लेते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी एक मशहूर अदीब हैं जिनकी पैदाइश 1 सितंबर 1915 को लाहौर में हुई और उनका इंतकाल 11 नवंबर 1984 को मुंबई में हुआ। राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाना महारानी का तोहफ़ा रिसाला अदबी दुनिया लाहौर के सवालनामे में 1937 में शाये हुआ। बेदी ने सिर्फ़ एक ही नावल लिखी जिसका नाम एक चादर मैले सी है, जिस पर साहित्य अकादमी अवार्ड 1965 में मिला। राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने मजमुए ये हैं। पहला अफसाने मजमुआ दाना व दाम जो 1939 को शाये हुआ। ये पहला अफसानी मजमुआ है जिसमें 14 अफसाने हैं। दूसरा अफसानी मजमुआ गिरहन है जो 1942 का है, उसमें 14 अफसाने हैं। तीसरा अफसानी मजमुआ कोख जली है जो 1949 में लिखी गई। चौथा मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो है जो 1965 में शाये हुई, जिसमें 9 अफसाने हैं और आज हमारा मौजू यही है। पाँचवा अफसानी मजमुआ हाथ हमारे कलम हुए हैं जो 1974 में शाये हुआ और उसमें 10 अफसाने हैं। छठा और आखिरी अफसानी मजमुआ मकतबूद है जो 1982 में शाये हुआ, जिसमें 5 अफसाने और 7 मज़ामीन व खाके हैं। राजेंद्र सिंह बेदी एक मशहूर और मकबूल अफसाना निगार हैं जिनके बारे में मशहूर नक्काद आल अहमद सरूर ने कहा है कि राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना तराशा हुआ हीरा है। अपने दुख मुझे दे दो यह राजेंद्र सिंह बेदी का चौथा अफसानी मजमुआ है जो 1965 में शाये हुआ, जो आल अहमद सरूर के नाम मंसूब है। इस अफसाने मजमुए में 9 अफसाने शामिल हैं। पहला अफसाना लाजोंती है जिसके मरकज़ी किरदार सुंदरलाल शौहर और लाजोंती बीवी है। इस अफसाने का ख़ुलासा ये है कि अफसाना लाजोंती तक़सीम मुल्क और फ़सादात के तनाज़ुर में लिखा गया है। तक़सीम मुल्क से पहले लाजोंती अपने शौहर सुंदरलाल के साथ रहती थी और वो उसे प्यार से लाजो कहकर बुलाता था, लेकिन तक़सीम के वक्त वो अगवा कर ले जाती है और इधर सुंदरलाल बहुत परेशान हो जाता है और कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि वाघा बॉर्डर पर 16 औरतों का तबादला हुआ है। उन्हें में लाजोंती हिंदुस्तान वापस कर दी गई है। अब सुंदरलाल उसे लाता है और सुंदरलाल उसे अब लाजो कहकर नहीं बुलाता था बल्कि देवी कहकर बुलाता था और लाजोंती चाहती थी कि उसे फिर से लाजो कहकर ही बुलाए और कभी कभार उस पाकिस्तानी का नाम भी ले लेती थी जिसका नाम जुम्मा था। और लाजोंती चाहती थी कि उसे पूरा वाक़या सुनाकर बहुत रोए, मगर वो ऐसा न कर सकी और लाजो जो अब देवी बन चुकी है उसके दिल में रह रह कर वो पुरानी लाजो याद आ जाती जो गाजर से लड़ जाती और मोले से मान जाती। दूसरा अफसाना जोगिया है। इस अफसाने के मरकज़ी किरदार ख़ुद अफसाना निगार बेदी और जोगिया है। ये एक मोहब्बत की कहानी है कि बेदी को जोगिया नामी एक लड़के से इश्क हो जाता है जो 18-19 साल की है और यह सारा इश्क का चक्कर बेदी की भतीजी हीमा के तवज्जुह से चलता है जो 7 साल की है। बेदी एक दिन जोगिया को नीले रंग के कपड़ों में देखते हैं और बाद में वो दूसरी औरतों को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की औरतों ने नीले रंग का लिबास पहना है। और एक मर्तबा बेदी जोगिया के लिए एक लिपस्टिक ख़रीदते हैं तो दूसरे दिन जोगिया उस लिपस्टिक से म्याच करता हुआ नारंगी कलर का ड्रेस पहनकर आती है जिसमें वो बेइंतहा खूबसूरत मालूम होती है। और इस दिन बेदी को दुनिया के सारी औरतें नारंगी कलर के लिबास में पहने हुई मालूम होती हैं। बेदी सोचते हैं कि वो अपने मोटू भाई और भाभी से जोगिया के मुताल्लिक़ बात करे और पैगाम भेजे, मगर वो ऐसा नहीं कर सके। अचानक एक दिन जोगिया आती है और बेदी से कहती है कि मैं दूसरे शहर बदौड़े जा रही हूँ, वहाँ मेरा ननिहाल है और वहाँ मेरी शादी है।
बस ये कहकर बेदी को इस ज़ोर से चूमती है कि बेदी को ऐसा लगता है कि वो 18-19 साल की लड़की नहीं है, बल्कि 35-40 साल की भरपूर औरत है, और कहती है मेरे चले जाने के बाद न रोना, और फिर दूसरे दिन वो दूसरे शहर चले जाती है। तीसरा अफसाना बब्बल है, जिसके मरकज़ी किरदार बब्बल जो एक छोटा सा 2 या 3 साल का बच्चा है। मिस्री उस बच्चे बब्बल की माँ दरबारी लाल और दरबारी लाल की बीवी सीता है। खुलासा ये है कि मिस्री एक भिखारी औरत है जिसने अपने बच्चे बब्बल को भीख मांगने का तरीक़ा सिखा रखा था, और इधर दरबारी लाल की ज़बरदस्ती शादी सीता से करवा दी जाती है। जब कभी बब्बल दरबारी लाल के पास से गुज़रता तो दरबारी लाल उसे कुछ न कुछ खाने की चीज़ कुरमुरे दे देता था। सीता और दरबारी लाल में कुछ न कुछ अनबन होती रहती है। एक दिन मिस्री अपने बच्चा बब्बल पर बहुत गुस्सा होती है और दरबारी के पास से गुज़रती है। बच्चे को बहुत कोसती है तो दरबारी लाल उसे ले लेता है और कहता है कि शाम को वापस आकर बच्चे को ले जाओ। इसी बब्बल की वजह से दरबारी लाल और सीता में आपस में मोहब्बत पैदा हो जाती है। चौथा अफसाना लंबी लड़की है, जिसके मरकज़ी किरदार मुन्नी और दादी रकमन है। इस अफसाने का खुलासा ये है कि मुन्नी बचपन ही में यतीम हो जाती है और दादी रकमन ही उसे पालती है और बड़ी करती है, और मुन्नी का कद लंबा होता है। दादी जब भी बीमार होती है तो मुन्नी दादी की बहुत खिदमत करती है और दादी का दिल जीत लेती है, और दादी के साथ जब सही हो जाती है तो वो सबको बिठाकर गीता पढ़ाती है। पांचवा अफसाना अपने दुख मुझे दे दो है, जिसके मरकज़ी किरदार मदन शौहर और इंदू बीवी है। इस अफसानी मजमूए का नाम इसी अफसाने पर रखा गया है, जो बहुत ही अहम है। इस अफसाने का खुलासा ये है कि मदन की शादी इंदू से होती है और रिश्तेदार पहले रात में मदन को इंदू के कमरे में भेजते हैं। उसी रात में इंदू मदन से एक सवाल करती है कि अगर मैं आपसे एक चीज़ मांगूंगी तो क्या आप मुझे वो चीज़ दे सकते हो? तो मदन कहने को तो हाँ कह देता है, मगर सोचने लगता है कि अगर वो कोई ऐसी चीज़ मांगे जो उसकी ताकत से बाहर हो, मुश्किल है, क्योंकि आजकल उसका कारोबार भी सही नहीं चल रहा होता है। तो इंदू मदन के सख्त हाथ अपने नरम और मुलायम हाथों में लेती है और उस पर अपना रुखसार रखकर कहती है कि अपने दुख मुझे दे दो। फिर इसके बाद एक लंबा ज़माना मसरूफ़ियत में गुजर जाता है। इंदू को औलाद होती है तो एक ऐसी ही रात जिसमें आहिस्ता आहिस्ता बारिश होती रहती है, उसमें इंदू और मदन एक साथ लेटते हैं। एक दूसरे से चिमटकर तलज़्ज़ुज़ के साथ मदन कहता है, आज बरसों के बाद मेरे मन की मुराद पूरी हुई है। इंदू कहती है, याद है शादी की रात मैंने तुमसे कुछ मांगा था? मदन कहता है, हाँ याद है, तुमने कहा था कि अपने दुख मुझे दे दो। इंदू कहती है, तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। मदन हैरान होकर कहता है, मैं क्या मांगता? मैं जो सब कुछ मांग सकता था वो सब तुमने दे दिया, मेरे रिश्तेदारों से प्यार, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे वगैरह। फिर इंदू कहती है, हाँ मैंने एक चीज़ रख ली है, वो है अपनी लाज, अपनी खुशी। उस वक़्त तुम भी कह देते अपने सुख मुझे दे दो। कुछ देर बाद मदन इंदू की मुराद को समझ जाता है और एक दूसरे से लिपट जाते हैं, और ये अफसाना राजेंद्र सिंह बेदी के इस जुमले पर ख़त्म होता है। फिर रोते हुए मदन और इंदू एक दूसरे से लिपट गए। इंदू ने मदन का हाथ पकड़ा और उसे ऐसी दुनियाओं में ले गई जहां इंसान मरकर ही पहुंच सकता है। छठा अफसाना टरमैन से परे है, जिसके मरकज़ी किरदार मोहन, अचला और अचला का शोहर राम गडकरी है। इस अफसाने का खुलासा ये है कि मोहन और अचला बचपन के दोस्त हैं और दोनों के बीच मोहब्बत की शम्में जल रही थी, मगर इस शम्में को बुझा दिया गया था। अचला की शादी राम से हो गई और मोहन की शादी सुमित्रा से हो जाती है, और दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। लंबे ज़माने तक अचला और मोहन की मुलाकात नहीं हो पाती। अचानक एक दिन अचला अपने शोहर को छोड़ने के लिए स्टेशन आती है, और उसी वक्त मोहन अपनी बीवी को मायके भेजने के लिए स्टेशन आता है। इत्तेफाक से मोहन और अचला की मुलाकात हो जाती है और बातों का सिलसिला लंबा हो जाता है। बातें मुलाकातों में बदलना शुरू हो जाती हैं और मुलाकातें सैर तफरीह का रूप इख्तियार कर लेती हैं। अचला भी सामने वाले घरों से छुप छुपा कर मोहन के कार में बैठ जाती है। एक दिन मोहन कार में किसी जगह जाते वक्त अचला के हाथ पर हाथ रख देता है, और अचला मोहन का हाथ अपने हाथ से हटाना भी चाहती है,
اور ہٹانا نہیں بھی چاہتی۔ موہن کا دل ہمیشہ اچلا کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، تو وہ اچلا کے گھر چلا آتا ہے۔ 5-6 سال کے عرصے میں اچلا کی گود نہیں بھری تھی۔ اچلا کے گھر میں 15 سالہ نوجوان خادمہ روزی تھی۔ اچلا خادمہ سے کہتی ہے کہ صاحب کے لیے خطانیہ مٹھائی لائی جائے۔ ایک دن کار میں دونوں بیٹھے تھے۔ موہن اچلا کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اچلا بدک گئی اور کہا کہ پیار کا مطلب صرف یہ تھوڑا ہوتا ہے؟ تو موہن نے کہا اور کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو اچلا نے کہا بھائی بہن کا بھی تو پیار ہو سکتا ہے۔ تو موہن کہتا ہے آج سے میں نے تمہیں اپنی بہن بنا لیا۔ اگلے روز رام آتا ہے۔ اس کے بعد بھی موہن کبھی نہ کبھی اچلا کے گھر جاتا ہے۔ اچلا ہر وقت موہن کی تعریف کرتے رہتی ہے تو رام کو شک ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد رکشا بندھن ہوتا ہے تو رام سوچتا ہے اس رکشا بندھن میں حقیقت کھل جائے گی۔ تو رکشا بندھن کے دن موہن نے 300 روپے والی بنارسی ساڑی اور مٹھائی لے کر اچلا کے گھر آتا ہے اور رام کی غلط فہمی ہی رہ جاتی ہے۔ 7واں افسانہ حجام الہ آباد کے ہیں۔ اس میں مرکزی کردار خود افسانہ نگار ہے۔ اس افسانے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں الہ آباد کے حجاموں کی طرز زندگی اور ان کے کاروباروں کے بیچ میں ہونے والی باتوں کا تذکرہ ہے۔ اس میں مختلف حجاموں کے دکانوں کا تذکرہ ہے۔ چند بھان نے فلم دیوداس کا شعر کہا، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ 8واں افسانہ دیوالا ہے، جس کے مرکزی کردار شیتل جس کی ایک پٹاخوں کی دکان ہے۔ روپا ایک کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکی ہے۔ یہ افسانہ روپا کی بھابھی کے توسط سے چلتا ہے۔ افسانے کا خلاصہ یہ ہے کہ روپا کی عمر بڑھتی ہے، عمر کے ساتھ ساتھ اس کا جسم بھی جوان ہونے لگتا ہے اور خواہشیں بھی انگڑائیاں لینے لگتی ہیں۔ روپا چاہتی کہ اس کی شادی شیتل سے ہو جائے، مگر گھر والے اس کی شادی کسی اور جگہ کروا دیتے ہیں۔ جب 2 مہینے بعد روپا گھر آتی ہے تو گھر والے کہتے ہیں کہ اب جو کچھ بھی ہو ہم اپنی بچی کو سسرال نہیں بھیجیں گے، کیونکہ سسرال والے جہیز میں بہت بڑی رقم مانگ رہے تھے۔ اور ادھر روز شیتل آتش باز پیار کے گانے گاتے نکل جاتا، مگر روپا کھڑکی سے جھانکتی بھی نہیں تھی۔ راجندر سنگھ بیدی نے اس افسانے کو روپا کی بھابھی کے ذریعے ختم کیا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی، کل سویرے میرے سسر آئے، بہت خفا معلوم ہوتے تھے، اس نائی کو گالیاں دے رہے تھے جس نے یہ رشتہ کر دیا، کہہ رہے تھے ہم لڑکی کو کبھی نہ بھیجیں گے، چاہے ساری عمر گھر بیٹھی ہی رہے، ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ روپا کے سسر کا تو ایک بھی دیوالا نہیں نکلا۔ 9واں افسانہ پوکلپس ہے، جس کے مرکزی کردار کندن لڑکی، ماں، کام کرنے والی عورتیں مثلاً لچمی وغیرہ ہیں۔ اس افسانے کا خلاصہ یہ ہے کہ پوکلپس ایک پیڑ کا نام ہے جس کو کندن نے 3 برس پہلے لگایا تھا۔ اس درخت کا پورا نام سرجو پوکلپس تھا۔ کندن کو کام کرنے والی عورتوں سے بہت ہمدردی ہے۔ اس افسانے میں 3 کام کرنے والی عورتوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے بہت مصیبتیں جھیلی ہیں۔ ان میں سے ایک لچمی ہے۔ کندن ہمیشہ اس کے پاس جانا چاہتی، مگر ماں اکثر اسے روک دیتی۔ کندن شادی کرنا نہیں چاہتی، مگر ماں اسے ہر بار سمجھاتی، مگر وہ نہ مانتی۔ آخر میں کندن مان لیتی ہے۔ راجندر سنگھ بیدی نے اس جملے سے اس افسانے کو اور اس افسانے مجموعے کو ختم کیا ہے۔ کندن نے ماں کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور بولی، ادھر میری طرف دیکھو مائی، میں شادی کروں گی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آئے اور اچھا لگے تو ضرور کچھ کامنٹ کیجیے، کیونکہ UGC نیٹ کے نئے سلیبس کے حساب سے یہ انوکھی اور منفرد کوشش ہے۔ سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولیں۔